नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में कारक। कारक से आशय क्या है, कारक क्या है। आप संज्ञा सर्वनाम पढ़े हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द अर्थात क्रिया, ये आप ध्यान रखिएगा, अन्य शब्द से जोड़ा जाता है, उसे ही हम कारक कहते हैं। पुनः एक बार, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध जिन अन्य शब्दों से जोड़ते हैं अर्थात क्रिया से जोड़ते हैं, उसे ही कारक कहते हैं। परिभाषा दी गई है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, अन्य शब्द का आशय मैंने आपको बताया क्रिया से, उसे ही हम कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है। अब यहाँ पर पढ़ना क्रिया है, तो यहाँ पर दो संज्ञाएं प्रयुक्त हुई हैं क्रिया के संदर्भ में। तो परिभाषा जैसे कि आपको बताई गई कि संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पर संज्ञा दी गई है, तो संज्ञा शब्दों का संबंध अन्य शब्द ये है, अन्य शब्द का आशय है क्रिया से, जहाँ पर जोड़ा जाए वह कारक होता है। मोहन चाकू से सब्जी काट रहा है, मोहन चाकू सब्जी, ये देखिए, ये सब संज्ञाएं विविध भिन्न रूपों में यहाँ पर प्रयुक्त हुई हैं। लेकिन काटना यहाँ पर क्रिया है, क्रिया का संबंध है, संज्ञा से जोड़ा गया है, परिणामतः कारक हो गया। रतन अपने भाई के लिए खिलौने खरीदेगा, खिलौने संज्ञा है, भाई संज्ञा है, रतन संज्ञा है, संज्ञाओं का संबंध क्रिया से जोड़ा गया है। और एकदम सटीक और सही परिभाषा एक और हमने दी है यहाँ पर, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाए, यहाँ पर देखिए लिखा गया स्पष्ट रूप से क्रिया के साथ, उसे ही हम कारक कहते हैं। और अगला हम इसमें पढ़ेंगे कारक के प्रकार। तो कारक अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रियाएं होती हैं, वह क्रियाएं संज्ञा और सर्वनाम के साथ कई रूपों में होती हैं, उसे ही हम कारक के प्रकार कहते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे कि कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, करण के रूप में, संप्रदान के रूप में, अपादान के रूप में, संबंध के रूप में, अधिकरण के रूप में और संबोधन के रूप में, इतने प्रकार से संज्ञाओं के साथ क्रियाएं उपयोग में लाई जाती, इनका संबंध बताया जाता है। तो कारक के ये भाग हो गए। तो कारक के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। विद्यार्थियों, इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि ये तो पहचान में आ जाएगा कि ये शब्द में कारक है, लेकिन कौन सा कारक है, कारक पहचान कर हम उसका भेद कैसे बता पाएंगे, इतने भेद हैं। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह दिए गए हैं। इन चिन्हों के द्वारा क्रिया से स्पष्ट होगा कि कौन से कारक के संदर्भ में संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया हुई है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अहो। अहो मुख्यतः संस्कृतनिष्ठ शब्दों में इसका उपयोग किया जाता है। जो संस्कृतनिष्ठ शब्द होते हैं वहाँ पर अहो शब्द आता है, ताकि हिंदी में मुख्यतः इसका प्रचलन कम है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे करण देखेंगे, एक महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और दूसरा अपादान देखेंगे। तो करण और अपादान में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इसका भी चिन्ह से है, इसका भी चिन्ह से है। लेकिन करण के साथ, करण तत्पुरुष जो करण कारक है, इसके साथ जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़ा जाएगा, तो उसमें से के द्वारा होगा। से मीन्स द्वारा, एक माध्यम होगा। जैसे राम बस से यात्रा करता है, किसके द्वारा यात्रा करता है? बस से।
तो ये दोनों के बीच एक संबंध दिखाया जाता है। लेकिन अपादान में से का अर्थ जो होता है वह अलग होने से होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। राम कलम से पत्र लिखता है, तो राम और कलम का संदर्भ यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर दोनों के अलग अर्थ दोनों भिन्न रूपों में दिखाए गए, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो ये इनकी पहचान है। आगे चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो कारक के प्रकार महत्वपूर्ण हैं, इसे आप जरूर याद करेंगे, क्योंकि इन्हीं चिन्हों से कारक की पहचान होगी। याद करने के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ हैं संबंध का की केरा रीरे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। तो हम पहला पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक के संदर्भ में आप देखेंगे तो जैसे कर्ता कारक में इसका जो चिन्ह होता है, जैसे कि आपको बताया गया था कर्ता ने, इसका चिन्ह ने होता है। तो और ज़रूरी नहीं कि हर जगह चिन्ह आए, तो उसमें आप ध्यान देंगे। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम किस रूप से क्रिया कर रहा है, उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे भालू नाचता है, तो अगर आप समझने के लिए देखिए, यहाँ पर चिन्ह नहीं है। माला ने गीत गाया, आप यहाँ पहचान जाएंगे ये कर्ता कारक है। मदन ने पुस्तक खरीदी, ये आप पहचान जाएंगे कि ये कर्ता कारक है। मानस सो रहा है, आप यहाँ नहीं पहचान सकते। राधिका पढ़ेगी, नहीं पहचान सकते। तो ऐसे संदर्भों में जहाँ पर कोई क्रिया हो रही है, उसके साथ कर्ता है, अगर चिन्ह नहीं दिया गया है, तो पहचान करने के लिए कर्ता कारक के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसका सूत्र होता है कौन से प्रश्न करेंगे। अगर कौन से प्रश्न करने के बाद दोनों जो वाक्य हैं दोनों में साम्य पाया जा रहा है, तो निःसंदेह कर्ता कारक होगा। जैसे माला ने गीत गाया, यह स्पष्ट है, यहाँ पर कर्ता कारक है। भालू नाचता है, जैसे हम प्रश्न करें कौन नाचता है, तो वो भी हमारा वाक्य सही है। और भालू नाचता है, तो कौन, जहाँ पर ने न रहे वहाँ पर कौन से प्रश्न कीजिए। अगर वाक्य आपके सही हैं तो आपका कर्ता कारक होगा। कौन नाचता है? भालू नाचता है। मदन ने पुस्तक पढ़ी, स्पष्ट है। माला ने गीत गाया, स्पष्ट है। मानस सो रहा है, कौन सो रहा है? मानस। तो ने जहाँ पर छुपा हुआ है, नहीं दिखता, तो कौन से प्रश्न करके हम अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। राधिका अब पढ़ेगी, कौन पढ़ेगी? राधिका पढ़ेगी। अर्थात ये सभी कर्ता कारक हैं। अब हम दूसरा इसमें पढ़ेंगे। दूसरा इसमें जो हमारा महत्वपूर्ण कारक दिया गया है वह है कर्म कारक। कर्म का चिन्ह को होता है। पुनः यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के साथ जिस वस्तु या पदार्थ का क्रिया के व्यापार पर फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो जो क्रिया होती है उसका व्यापार का परिणाम, फल का आशय है व्यापार, और फल का आशय है कि उसके कार्य का परिणाम किसके ऊपर पड़ रहा है, तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे मदन ने मोहन को पुस्तक दी, तो मदन एक संज्ञा है, मोहन भी संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है। दी और देना, यहाँ पर इसका प्रभाव मोहन पर पड़ रहा है। तो जिस वस्तु या पदार्थ पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। पहली पहचान। अगर यहाँ पर न है तो को चिन्ह है, को चिन्ह को हम देख करके पहचान जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी माँ ने बेटे को खाना खिलाया, बेटे को देखिए यहाँ पर आया, तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि कर्म कारक है। सोहन ने सांप को मारा, सांप को किसने मारा? सोहन ने मारा। मनोज समाचार पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए मनोज समाचार पढ़ता है। अब यहाँ पर बताया कि जैसे माँ ने बेटे को खाना खिलाया, तो माँ कर्ता कारक है, कर्ता है इसमें। खाना खिलाने का परिणाम जिसके ऊपर पड़ा वो कर्म हो जाएगा, संज्ञा होते हुए भी कर्म हो जाएगा। और खिलाना क्रिया हो गई, क्रिया का परिणाम इस पर पड़ रहा है माँ के द्वारा, तो यह कर्म कारक हो गया, यहाँ पर कर्म कारक है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो विभक्तियाँ हैं, जो परसर्ग हैं, इन्हें परसर्ग भी कहते हैं, ये छुपे हुए होते हैं। तो छुपे हुए होने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाते। जैसे मनोज समाचार पढ़ता है, तो यहाँ पर हम अगर क्या से प्रश्न करेंगे और अगर
बात स्पष्ट हो रही है तो वहाँ पर कर्म कारक होगा। जैसे मनोज समाचार पढ़ता है, मनोज क्या पढ़ता है? मनोज समाचार पढ़ता है। ठीक है, मनोज यहाँ पर संज्ञा है, पढ़ना क्रिया है, और समाचार यहाँ पर कर्म हो गया क्योंकि इसका परिणाम इस पर पड़ रहा है। तो क्या से यहाँ पर स्पष्ट होता है कि यह भी कर्म कारक है। जी, तीसरा हम पढ़ेंगे करण कारक। करण है से द्वारा या से के द्वारा। तो परिभाषा से जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट है, आप देखेंगे कि कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, हम जिससे क्रिया करते हैं, कोई कार्य जिसके द्वारा करते हैं, हम जा रहे हैं साइकिल से, साइकिल द्वारा क्रिया कर रहे हैं, पेन से हम लिख रहे हैं, बंदूक से गोली चला रहे हैं, कार के द्वारा हम मार्केट जा रहे हैं। तो जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे ही हम करण कारक कहते हैं। राम ने कलम से पत्र लिखा, राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और पत्र लिखना, पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया, क्योंकि लिखने का परिणाम पत्र पर पड़ रहा है, तो क्रिया का परिणाम जिस पर पड़े वो कर्म होता है। तो ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया हूँ कि ये कर्म हो गया। और कलम से किससे लिखता है? कर्ता जिस साधन के द्वारा, ये महत्वपूर्ण है, जिस माध्यम के द्वारा कार्य करता है वही कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए कलम से, ये हो गया करण कारक। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, किससे मारा? बंदूक से मारा, करण कारक। और यहाँ पर चिन्ह भी दिया गया है से, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो शिकारी कर्ता हो गया। मैं साइकिल से बाजार गया, मैं बाजार किससे गया? जैसे कि मैं आपको बताया किससे भी करके प्रश्न शुरू कर सकते हैं। तो मैं बाजार किससे गया? मैं बाजार साइकिल से गया। तो इस प्रकार से जिस कर्ता के जिस क्रिया में साधन आ जाए, ये साधन का बोध होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। एकदम स्पष्ट परिभाषा बताइए, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे ही हम करण कारक कहते हैं। कौन कौन से साधनों के द्वारा क्रिया की जाती है। अगला हमारा चौथा है यहाँ पर संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में संप्रदान का चिन्ह है के लिए, या छुपे हुए अर्थों में को भी आता है। को से हम प्रश्न करेंगे तो भी अर्थ स्पष्ट होता है, लेकिन चिन्ह इसका है के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है। हम क्रिया किसके लिए करते हैं? कार्य करने का परिणाम किसके ऊपर पड़ता है? उसका बोध कराने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप को ही संप्रदान कारक कहते हैं। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका बोध कराने वाला जो संज्ञा शब्द होता है वही संप्रदान होता है। एकदम संक्षिप्त और अच्छी परिभाषा। पिताजी के लिए फल लाओ, फल किसके लिए लाओ? पिताजी के लिए लाओ, लाना क्रिया हो गया। राजा गरीबों को वस्त्र देता है, देना क्रिया हो गया। कौन दे रहा है? राजा। किसको दे रहा है? गरीबों को दे रहा है। तो जिसके लिए क्रिया की जाती, क्रिया किसके लिए की गई? गरीबों के लिए की गई, वस्त्र दिया गया। फल किसके लिए लाया गया? पिताजी के लिए लाया गया। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका जो बोध कराए वही सर्वनाम हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर राजा प्रयुक्त हुआ है। मदन अपनी बहन के लिए खिलौने खरीदेगा। तो यहाँ पर किसके लिए खरीदेगा? बहन के लिए। क्या खरीदेगा? खिलौना। खरीदना क्या हो गया? क्रिया करना हो गया। संज्ञा इसमें कौन है? मदन है। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बहन पर। तो ये कर्ता हो गया और ये संप्रदान हो गया। मदन अपनी बहन के लिए खिलौने खरीदेगा। तो इस प्रकार से हमारा शुरू होगा पांचवा, जिसे हम कहते हैं अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा देखेंगे। अपादान का आशय होता है अलग होना। जैसे कि अब मैं आपको बताया था कि करण और अपादान दोनों में से चिन्ह होता है, लेकिन करण का अर्थ होता है से के द्वारा और अपादान का अर्थ होता है, से का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दिया हूँ और आप भी अपने नोट्स में इसको ऐसे बनाएंगे कि से चिन्ह तो रहेगा, लेकिन से का अर्थ यहाँ पर अलग होने के अर्थ में है। संज्ञा के जिस रूप से पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग।
अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि जो संज्ञाएं होती हैं उसका जो स्वरूप होता है वह अलग होने का बोध कराता है। जब अलग होने का बोध कराए तो वहाँ पर हमारा कारक अपादान होता है। छात्र कक्षा से बाहर निकले, कक्षा और छात्र ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, अलग होने के अर्थ में है। तो पृथक होने का बोध यहाँ पर, अलग होने का बोध यहाँ पर हो रहा है। कौन? छात्र कक्षा से दूर जा रहे हैं। एक दूसरे से दूरी जहाँ पर बन जाए, जहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, उनसे दूरी बन रही है। विद्यार्थी स्कूल से आते हैं, स्कूल और विद्यार्थी के बीच में दूरी बढ़ रही है, विद्यार्थी स्कूल से आते हैं। नल से पानी टपक रहा है, नल और पानी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार से संज्ञा के जिस रूप में अलग होने की जानकारी हमें मिले उसे अपादान कारक कहते हैं। छठा हमारा है संबंध कारक। इसका नाम ही है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से संबंध दिखाया जाए उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान का, की, के, ये चिन्ह हैं, परसर्ग हैं हमारे, रा, री, रे, इसके द्वारा होती है। तो जहाँ पर एक दूसरे का संबंध, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, आप मेरे भाई हो, जहाँ पर एक दूसरे का संबंध या रिलेशन दिखाया जाए वहाँ पर संबंध कारक होता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर आप देखेंगे। जैसे यह मोहन का स्कूटर है, स्कूटर संज्ञा है, मोहन स्कूटर है, मोहन संज्ञा है। तो मोहन और स्कूटर दोनों का संबंध, यह मोहन का स्कूटर है, स्कूटर और मोहन का संबंध आपस में दिखाया जा रहा है, तो ये संबंध जोड़ा जा रहा है, तो संबंध कारक हो गया। मदन का भाई पढ़ने में होशियार है, होशियार कौन है? मदन का भाई। तो मदन और उसका भाई, भाई यहाँ पर सर्वनाम के स्वरूप में प्रयुक्त हुआ है, मदन जो है संज्ञा के रूप में, तो दोनों का संबंध क्या है? भाई क्या है। वह सोहन का घर है, घर और सोहन, घर किसका है? सोहन का है, दोनों के बीच में संबंध दिखाए जा रहे हैं, तो वह सोहन का घर है। जतिन के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, तो जतिन के पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, जतिन और पिताजी के बीच संबंध दिखाया जा रहा है। तो संज्ञा के जिस रूप में किसी एक व्यक्ति, वस्तु में या उसके पदार्थ का दूसरे पदार्थ से उसका संबंध दिखाया जाए वहाँ पर संबंध कारक होता है। मुझे लगता है कि आप स्पष्ट इसको समझे होंगे। और हमारा सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में इसका चिन्ह है में और पर। संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया किस आधार पर की जा रही है, जैसे किस आधार पर हम, जैसे मैं चेयर पर बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा हूँ, वहाँ बहुत शोर हो रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अभी आप उदाहरण से स्पष्ट हो जाकर देखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पिताजी घर में आराम कर रहे हैं, पिताजी कहाँ आराम कर रहे हैं? घर में, तो घर आधार के स्वरूप में है। और अगर आप इसको समझेंगे तो अगर समझ में न आए तो एक प्रश्न आप यहाँ पर शुरू करेंगे, कहाँ पर, तो इससे जानकारी आपको हो जाएगी कि यह कारक किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि अधिकरण के रूप में प्रयुक्त हुआ। पिताजी घर पर आराम कर, पिताजी कहाँ आराम कर रहे हैं? कहाँ पर आराम कर रहे हैं? घर पर। कहाँ पर? घर पर। भंवरा कहाँ पर बैठा है? फूल पर बैठा। भंवरा और फूल के बीच, भंवरे और फूल के बीच में एक आधार का कार्य हो रहा है। कहाँ पर बैठा है? फूल पर बैठा है। गन्ने में मिठास होती है, कहाँ मिठास होती है? गन्ने में। चूल्हे पर खाना पक रहा है, खाना कहाँ पक रहा है? चूल्हे पर खाना पक रहा है। एक तो पर आ गया आपका चिन्ह, यहाँ पर में आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर में आ गया। तो कारक की जो परसर्ग हैं, जो विभक्ति हैं, उससे भी आप पहचान सकते हो। और न पहचान में आए तो कहाँ पर से प्रश्न शुरू करके इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। कहाँ पर अंधेरा है? कमरे में अंधेरा है, में आपका चिन्ह भी आया है, तो कमरे में अंधेरा है। अगला और अंतिम हमारा यहाँ पर है संबोधन कारक। जैसे कि नाम से ही है
कि यहाँ पर संबोधन का आशय किससे लिया गया है। जैसे संबोधन कारक का हे, अरे, अहो यह इसके रूप में प्रयुक्त हुआ है और इसका चिन्ह संबोधन के रूप में होता है। और जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि जो अहो इसमें आया है, मुख्यतः संस्कृत निष्ठ शब्द जो वाक्य ऐसे होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। हिंदी निष्ठ शब्दों में इसका प्रचलन बहुत कम है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है, तो किसी को पुकारने का बोध हो, वहाँ पर सावधान करने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हाय मैं तो लुट गया, यहाँ पर चिन्ह होगा हाय मैं तो लुट गया। तो यहाँ पर किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है। पुकारना या सावधान करना, ये आप ध्यान रखिएगा। हे प्रभो मेरी मनोकामना पूर्ण करो। हे ईश्वर उस अनाथ पर दया कर। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। तो यहाँ पर या तो किसी को पुकारा गया है, या तो किसी को सावधान किया गया है, या तो विनती की गई है। जहाँ पर इस प्रकार का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है और यह एक टॉपिक हमारा कारक का पूरा हुआ। और उसमें जो महत्वपूर्ण हमारा अंतिम प्रश्न होता है कि यहाँ पर परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन से होते हैं, तो इसमें परीक्षा के लिए पूछा जाएगा, निम्नलिखित कोई वाक्य दिए जाएंगे, उस वाक्य में से कारक पहचान कर भेद लिखिए। तो कारक पहचान कर उसका आपको भेद लिखना होगा। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। इसी प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो कोई भी ऐसा एक उदाहरण आपको दे दिया जाएगा और इन उदाहरणों में आप कारक पहचानेंगे, उसका भेद लिखेंगे। बहुत से उदाहरण आपको बताए गए। जैसे मदन ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो मदन ने, कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। तो चिन्हों को आप पढ़ेंगे और ये जो कारक के प्रकार बताए गए हैं, इन कारक के प्रकार 8 प्रकार और इनकी विभक्ति चिन्ह को आप जरूर याद रखेंगे। धन्यवाद। वीडियो समाप्त होता है।